हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मिग वेल्डिंग के बारे में, जिसे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग या फिर आप गैस मेटल आर्क वेल्डिंग बोल सकते हो। क्लियर, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलेंगे मिग वेल्डिंग। अब यहाँ पर एक बात आप समझना कि इससे पहले हमने आर्क वेल्डिंग का एक एडवांस टाइप पढ़ा था जिसे हमने बोला था टिग वेल्डिंग। तो टिग वेल्डिंग पढ़ने के बाद अगर आप ये मिग वेल्डिंग पढ़ रहे हो तो मैं इन दोनों में आपको एक मेन डिफरेंस बता रही हूँ, जो कि है इलेक्ट्रोड का। वहाँ पर इलेक्ट्रोड अलग था जो कि नॉन कंज्यूमेबल था, यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या होगा, कंज्यूमेबल नेचर का होगा। मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वो इटसेल्फ मेल्ट होगा और जहाँ पे आप वेल्डिंग कर रहे हो वहाँ पे वो फ्यूज़ होगा। क्लियर, तो सबसे मेन डिफरेंस क्या हो गया, इलेक्ट्रोड का हो गया। एंड इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है, आपका कंज्यूमेबल टाइप का है, कंज्यूम होगा वहाँ पर। क्लियर। अब टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में हमने क्या किया था, जो इलेक्ट्रोड तो वो हमारा टंगस्टन मटेरियल का था, लेकिन यहाँ पर मिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होगा वो उस मेटल का होगा जिसका कंपोजिशन सिमिलर हो बेस मेटल से। अगर आपका बेस मेटल जिस पे आपको वेल्डिंग करनी है वो एक्स टाइप का कंपोजिशन है उसका, तो आप एक्स टाइप का ही कोई मेटल चूज़ करोगे एज अ इलेक्ट्रोड, ताकि आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोड जब वहाँ पर मेल्ट होगा, फ्यूज़ होगा, तो एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट वहाँ पर बन के तैयार होगा। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंज्यूमेबल टाइप का इलेक्ट्रोड है। अब कंज्यूमेबल है मतलब कि आपको उसे कांस्टेंट फीड करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस फीड करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्टिन्यूअस फीड कर रहे हो किसी मैकेनिज्म के थ्रू, तभी आपका वेल्डिंग प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, इट यूजेज अ कॉन्टिन्यूअस वायर फीड एज एन इलेक्ट्रोड टू जॉइन मेटल्स। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वो किस तरीके से फीड करोगे, रोलर मैकेनिज्म बोल दो या कोई एक रील होगा जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड पूरा इस तरीके से कॉइल फॉर्म में होगा और दो रोलर की हेल्प से क्या करेगा, वो कॉन्टिन्यूअस आगे की तरफ मूव करेगा। क्लियर। तो आप एक वेल्डिंग टॉर्च बोल दो या वेल्डिंग गन बोल दो, इस तरह का एक इक्विपमेंट होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी विजिबल है। आगे से आपका इलेक्ट्रोड निकलेगा और कॉन्टिन्यूअस फीड होगा मैकेनिज्म में वो इलेक्ट्रोड, एंड उस इलेक्ट्रोड से क्या होगा, आपका वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना कि आपका जो इलेक्ट्रोड है, जो वेल्डिंग टॉर्च है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रोड का अरेंजमेंट है और उसी में ही आपने इनर्ट गैस का अरेंजमेंट लगा रखा है। मैंने इस डायग्राम में कोई सिलेंडर शो नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो इनर्ट गैस क्या होगी, किसी ना किसी सिलेंडर के अंदर होगी। उसको रेगुलेट करने के लिए वॉल्व होंगे, रेगुलेटर्स होंगे, वो मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं बनाया है। सिंपल मैंने क्या लिख दिया है, इनर्ट गैस। आप अगर चाहो तो एक सिलेंडर अलग से बना दो एंड उसकी सप्लाई आप यहाँ पर दे दो, तो वो आप इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम एक ही वेल्डिंग के अलग अलग टाइप से आप बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक पावर सप्लाई का सिस्टम भी आपको दिख रहा होगा। पावर सप्लाई का क्या है, मैंने बहुत छोटा सा बना रखा है, लिखा हुआ है पावर सप्लाई। आप चाहो तो एक बड़ा सा बॉक्स बना सकते हो, उसको प्रॉपरली मेंशन करो पावर सप्लाई, एंड देन आप उसको शो कर सकते हो। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से शो करते हो, बट जो भी आप शो करो वहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ करी है। क्लियर। अब देखो ये डायग्राम मैंने थोड़ा एनलार्ज किया है। जो आपका वर्क पीस है, ठीक है, यहाँ पे जो वर्क पीस है, दो वर्क पीस है, उन दोनों को आपको क्या करना है, आपस में वेल्डिंग के थ्रू जॉइंट क्रिएट करना है। तो आपके पास में वेल्डिंग टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च में किसका अरेंजमेंट हुआ है, आपका इलेक्ट्रोड आ रहा है कॉन्टिन्यूअस, एंड इनर्ट गैस का अरेंजमेंट भी आपने किया हुआ है। क्लियर। अब साथ में एक पावर सप्लाई सिस्टम है जिसका एक एंड आपने इलेक्ट्रोड पे और एक एंड आपने वर्क पीस पे कनेक्ट किया है। मान लिया आपने वर्क पीस पे प्लस दिया है तो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव मान लो। इस तरीके से आप दोगे कनेक्शन। जब आप इस तरीके से कनेक्शन देते हो और जब आप इलेक्ट्रोड को वर्क पीस पे टच करवाओगे तो क्या होगा, कॉन्टेक्ट से क्या होगी, आर्क बनेगी। ये क्या है, एक आर्क वेल्डिंग का ही टाइप है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आर्क क्रिएट करिए। उस आर्क के क्रिएट होने से क्या होगा, स्पार्क होगा, मेटल फ्यूज़ होगा, एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो इटसेल्फ क्या है, कंज्यूमेबल नेचर का है, तो वो भी क्या होगा, यहाँ पर मेल्ट होगा और प्रॉपर क्या होगा, फ्यूज़न होगा और एक आपका वेल्ड जॉइंट क्रिएट होगा। इनर्ट गैस साथ में आपके आ रही है इस तरीके से। तो इनर्ट गैस क्या करेगी, जो भी एनवायरनमेंट में ऑक्साइड से, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, तो वो ऑक्साइड फॉर्मेशन से बचाएगी आपके वेल्ड जॉइंट को। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, ऑक्साइड कंटेमिनेशन से आपको प्रोटेक्ट करेगी।
क्लियर। तो अगर आपके ऑक्साइड वहाँ पे फॉर्म नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका वेल्ड जॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आपने यहाँ पर फ्लक्स यूज़ नहीं किया है, फ्लक्स की जगह क्या यूज़ किया है, इनर्ट गैस यूज़ करिए। तो फ्लक्स अगर नहीं है तो आपका स्लैग फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो ये एक एडवांटेज हो गया है। क्लियर। तो बहुत सिंपल वेल्डिंग प्रोसेस है। पावर सप्लाई हो गया, टॉर्च हो गया, आपका वर्कपीस हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, एंड इनर्ट गैस के लिए कोई भी एक सिलेंडर जिसमें इनर्ट गैस भरी हुई है वो आपको इक्विपमेंट्स में रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर। अब बात करते हैं प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की, जो कि मैं आपको अभी बेसिक आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो पावर सप्लाई होगी वो किसके बीच में होगी, इलेक्ट्रोड एंड बेस मेटल के बीच में कनेक्ट करोगे आप, जिससे कि क्या होगी, आर्क प्रोड्यूस होगी। क्लियर। एंड यूजुअली हम क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं विथ रिवर्स पॉलरिटी। रिवर्स पॉलरिटी मतलब कि जो इलेक्ट्रोड होगा वो आपका पॉजिटिव होगा और जो वर्कपीस होगा उसको आपने नेगेटिव चार्ज दिया होगा। मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है यहाँ पर। मैंने एक और चीज़ लिखी है, AC सप्लाई इज़ नॉट यूज्ड। जो आपका मिग वेल्डिंग है उसमें आप AC सप्लाई यूज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो डायरेक्ट करंट है वो स्ट्रेट पॉलरिटी के साथ भी आप बहुत कम यूज़ करते हो। क्लियर। क्योंकि जब आपको बहुत कम पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है आप तभी यूज़ करोगे DC विथ स्ट्रेट पॉलरिटी, या फिर आप बोल सकते हो DC इलेक्ट्रोड नेगेटिव। क्लियर। पॉलरिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उसमें क्या क्या होता है, इसका एक सेपरेट वीडियो है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी को डाउट है तो आप उसमें से देख सकते हो। जो चीज़ ये 2 पॉइंट्स में मैंने एक्सप्लेन करी है उसी को समराइज़ करके ये ब्रैकेट में मैंने 3rd पॉइंट बना के लिखा है। आप चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे ऊपर के 2 पॉइंट में लिखो, एक ही बात है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, DCEP डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, मतलब कि क्या हो गया आपका, रिवर्स पॉलरिटी। स्टैंडर्ड होती है जो कि मोस्ट एप्लीकेशंस में यूज़ आती है जब आप मिग वेल्डिंग करते हो, डीपर पेनिट्रेशन होता है, अच्छा जॉइंट आपका बनता है। एंड वाइल DCEN डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, इसका मतलब स्ट्रेट पॉलरिटी जब DC में आप यूज़ करते हो तो वो स्पेशल पर्पस के लिए करते हो, जब आपको बहुत थिन मटेरियल्स की या फ्लक्स कोड वायर्स की वेल्डिंग करनी होती है तब आप ये यूज़ करते हो। आई होप क्लियर होगा आपको कि कौन सा कब यूज़ करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर्ट गैस के बारे में। इनर्ट गैस क्या हो गई, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी आप यूज़ कर सकते हो, हीलियम या ऑर्गन भी आप यूज़ कर सकते हो, या इन तीनों का मिक्सचर भी कई पर यूज़ कर सकते हो। तो जनरली जो यूज़ की जाती है इनर्ट गैस मिग वेल्डिंग में वो की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब जो गैस सप्लाई होगी वहाँ पे कंट्रोल वाल्व भी होंगे, फ्लो मीटर भी होगा, प्रॉपर रेगुलेटर होगा कि कितनी गैस पास हो रही है, किस स्पीड से आ रही है, वो सब रेगुलेट करने का अरेंजमेंट वहाँ पे होगा। डायग्राम में हमने सिंपली लिख दिया है कि गैस इनर्ट गैस आ रही है, लेकिन इन एक्चुअल अगर आप जब पूरा सेटअप देखते हो तो प्रॉपर आपका वहाँ पे अरेंजमेंट किया होता है। क्लियर। अब बात करते हैं मिग वेल्डिंग में जो वायर होता है, मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रोड है, मतलब कि वो जो कंज्यूम होगा वहाँ पर, तो वो कैसे होगा, कॉन्टिन्यूस फीड करनी है आपको। तो वही चीज़ लिखी है, मिग इन्वॉल्व्स फीडिंग अ वायर थ्रू अ वेल्डिंग गन और टॉर्च विच जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन द वायर एंड द वर्कपीस, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, द हीट मेल्ट्स बोथ द वायर एंड द बेस मटेरियल। जो भी आपका इलेक्ट्रोड है वायर फॉर्म में उसको भी मेल्ट करेगी, एंड जो आपका बेस मटेरियल है जिसके ऊपर आप वेल्डिंग कर रहे हो उसको भी क्या करेगी, मेल्ट करेगी, और आपका वेल्ड जॉइंट क्रिएट होगा। तो बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, लेकिन एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि टिग या मिग में से कुछ ना कुछ आता है क्वेश्चन, या तो डिफरेंस पूछ लेगा या सेपरेटली आपको एक्सप्लेन करने को बोल देगा। अब इस वाली स्लाइड को देखो, इस वाले में भी क्या एक डायग्राम मैंने अलग से बना रखा है, ये वाला, ये बहुत सिंपल डायग्राम हो गया, ये 2D डायग्राम है। तो इसमें क्लियरली बता रखा है कि जो वर्क पीस है उसके बीच में जॉइंट क्रिएट करना है, जो ब्लैक कलर से डार्क किया हुआ है वो क्या है, आपका वेल्ड जॉइंट है जो आपको क्रिएट करना है। आपका जो इलेक्ट्रोड है वो वायर फॉर्म में है, आर्क बनेगी, पावर सप्लाई शो कर रखी है AC और DC सप्लाई। आप यहाँ पर AC यूज़ नहीं करोगे, DC यूज़ करोगे, इसको आप करेक्ट कर लेना। इनर्ट गैस का एक अरेंजमेंट दे रखा है, वहाँ से इनर्ट गैस पास हो रही है, तो आप ये डायग्राम बनाओ चाहे आप दूसरा डायग्राम बनाओ। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट को वो जस्टिफाई करे। क्लियर, ताकि एग्जामिनर को एक ही बार में समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। ये जो मिग वेल्डिंग होता है ये फास्टर ऑपरेशन है एज़ कम्पेयर टू टिग वेल्डिंग एंड शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कॉन्टीन्यूस आपका जो फिलर मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रोड है वो कॉन्टीन्यूस फीड हो रहा है। आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या एज ए फिलर मटेरियल भी काम में आ रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे जो फीड हो रहा है वो कॉन्टीन्यूस फीड हो रहा है, तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी।
एज आई टोल्ड अर्लियर, नो फ्लक्स इज़ यूज्ड। फ्लक्स हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इनर्ट गैस यूज़ कर रहे हैं। तो जो स्लैग फॉर्मेशन होता है जब हम फ्लक्स यूज़ करते हैं, ऊपर एक स्लैग का लेयर बन जाता है, वो यहाँ पर नहीं बनेगा। तो ये भी क्या हो गया, एडवांटेज हो गया एक। नेक्स्ट पॉइंट, डीप पेनिट्रेशन ऑफ वेल्ड पॉसिबल। अगर आपको बहुत अच्छा पेनिट्रेशन चाहिए, वेल्डिंग जॉइंट आप बना रहे हो, तो वो इस वेल्डिंग से भी पॉसिबल है और फ्लॉलेस वेल्ड आपका बनके तैयार होता है। तो ये आप एडवांटेजेस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस में आप क्या क्या लिख सकते हो, मेनली यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉयज़। ये आपको याद रखने होंगे। एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम अलॉयज़ हो गए, स्टेनलेस स्टील या फिर अलॉय स्टील, इनकी वेल्डिंग के लिए आपका मिग वेल्डिंग आप यूज़ करते हो। जो भी आपके ऑटोमोटिव रिपेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग में आपके जो पार्ट्स होते हैं उसमें भी आप इसको यूज़ करते हो। अगर आप कंस्ट्रक्शन और फैब्रिकेशन की बात करो तो भी आपका मिग वेल्डिंग सूटेबल है। एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मेटल स्ट्रक्चर्स, वहाँ पर भी आप मिग वेल्डिंग यूज़ कर सकते हो। तो एक बार दो बार पढ़ो, याद हो जाएगा एंड ये आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस की अगर बात करें तो जो ओवरऑल इक्विपमेंट होता है वो कॉस्टली होता है। अगर एक आप नॉर्मल आर्क वेल्डिंग देखो और आप एडवांस आर्क वेल्डिंग देख रहे हो, टिग और मिग, तो जो इक्विपमेंट होता है ओवरऑल वो क्या होता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि आप यहाँ पर इनर्ट गैस भी यूज़ कर रहे हो, तो उस सब का भी चार्जेस आप उसमें इंक्लूड कर लो। नेक्स्ट क्या है, डिफ़िकल्ट पोर्टेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। अगर आपका जो इक्विपमेंट है वो मतलब आप कॉन्टीन्यूस फीड भी कर रहे हो वायर को, तो बहुत बड़ा तामझाम है उसके अंदर, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो थोड़ा दिक्कत का काम है एंड नॉट सूटेबल फॉर आउटडोर वेल्डिंग। अगर आपको कहीं बाहर वेल्डिंग करनी है तो ये थोड़ा कम सूटेबल है, नहीं सूटेबल है उस हिसाब से आप टिग वेल्डिंग को प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, डिफ़िकल्ट टू वेल्ड इन ऑल पोजीशंस। मतलब कि एक होता है कि आपका टिग वेल्डिंग है, एक आपका मिग वेल्डिंग है। टिग वेल्डिंग में आप किसी भी पोजीशन में हो आप उसको वेल्ड इजीली कर सकते हो, लेकिन एज़ कम्पेयर टू टिग वेल्डिंग यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको हर एक पोजीशन में आप प्रॉपरली वेल्ड नहीं कर पाओगे। तो आप इसको, ये पॉइंट आप यहाँ पर लिखो। एंड नेक्स्ट, नॉट सूटेबल फॉर थिन मटेरियल्स। जो आपका थिन मटेरियल्स है उसके लिए ये आपका इतना सूटेबल नहीं है। थिन मटेरियल्स के लिए आप टिग वेल्डिंग को प्रेफर कर सकते हो। तो मैंने साइड में आपको यहाँ पे लगाया भी है बेनिफिट मिग एंड टिग। तो मिग जो होगा वो थिक मटेरियल्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जो अगर थिन मटेरियल के लिए वेल्डिंग की बात करें तो हम टिग वेल्डिंग को यूज़ करते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं कम्प्लीटली आपको प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन दूंगी, प्रॉपर एक डिफरेंस बना के दूंगी कि टिग एंड मिग में डिफरेंस क्या होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में या तो टिग के बारे में पूछेगा या मिग के बारे में पूछेगा, या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछेगा। तो डिफरेंस किस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी कंसिडरेशंस के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको हर वेल्डिंग के एंड में आपको लिखना ही लिखना है। सेम चीज़ है जो मैंने टिग में बताई है। आपको प्रोटेक्टिव गियर आपको यूज़ करना है, मतलब कि हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गए। आपको इस तरह के क्लॉथ नहीं पहनने वहाँ पर कि जो जल्दी से फायर को कैच कर ले। क्लियर, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। जहाँ पर भी आप वेल्डिंग कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है, हार्मफुल फ्यूम्स बनती है जो कि आप इनहेल कर सकते हो एनी चांस। तो आपका जो जगह है जहाँ पे आप वेल्डिंग कर रहे हो प्रॉपर वेंटिलेशन वाला होना चाहिए, हवा पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, फायर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वेल्डिंग एरिया में कोई भी ऐसे फ्लेमेबल मटेरियल्स नहीं होने चाहिए जो जल्दी से फायर कैच कर ले। क्लियर, तो ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये आपको हर वेल्डिंग में लिखना है। तो आई होप आपको टिग एंड मिग पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।